बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन वाली टर्म मेंशन है रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ये जो रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाला लेक्चर है उसमें कुछ आगे टर्म्स भी दी हुई हैं, तो उनको एक एक करके मैं बता देता हूँ। उसमें स्पेसिफिकेशन है, टोटल लाइफ कॉस्ट है, बेंचमार्क है, एसेट है और इन्विटेशन टू टेंडर है। तो पहले देखते हैं स्पेसिफिकेशन क्या होती है। स्पेसिफिकेशन, अच्छा, जो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है, स्पेसिफिकेशन मींस ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। यानी वो आपकी छोटी छोटी डिटेल्स जो कि उस आइटम के लिए आप बताते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। ये नीड्स वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब नीड्स पैदा होती हैं तो उसके साथ स्पेसिफिकेशन भी उसकी बताई जाती है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, आपको बताना पड़ेगा कि किस डिटेल का कंप्यूटर चाहिए, उसमें क्या कुछ होना चाहिए। मोबाइल चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस स्पेसिफिकेशन का हो, यानी उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी कि इसमें इतनी रैम हो, इतनी हार्ड डिस्क हो, इतना कोई ग्राफिक कार्ड हो, इतनी स्क्रीन हो। तो ये सब चीज़ें जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो वो उसकी स्पेसिफिकेशन होगी। यानी जो उस प्रोडक्ट की डिटेल आप लिखेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट इस तरह की चाहिए। अगर कोई लैब में काम कर रहा है और उसको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ये वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन इसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, यानी इसमें ये चीज़ें ऐड होंगी तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर सकूँगा। आपको कोई गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, तो आप दुकानदार को बताएंगे कि भाई मुझे एक साइकिल चाहिए, लेकिन मुझे साइकिल इस पर्पज़ के लिए चाहिए, जैसे कि मुझे रेस के लिए चाहिए तो उसमें ये चीज़ें हों, या मुझे जस्ट ट्रैवलिंग के लिए चाहिए ऑफिस जाने के लिए तो उसमें ये चीज़ें बस हों। तो मेरी जो सीट है कंफर्टेबल हो, आगे एक टोकरी लगी हो, डायनमो लगी हो, या मोटरसाइकिल है तो उसमें ये हो, इस स्पेसिफिकेशन की हो। तो वो डिटेल जो आप किसी चीज़ को, जो आपकी नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो डिटेल बताते हैं वो स्पेसिफिकेशन कहलाती है। ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट टर्म है टोटल लाइफ कॉस्ट। टोटल लाइफ कॉस्ट होती है द टोटल अमाउंट ए प्रोडक्ट विल कॉस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट इट्स लाइफ। यानी किसी चीज़ की वो कीमत जो उसके ख़त्म होने तक किसी कंपनी को अदा करनी पड़ती है, वो उसकी टोटल लाइफ कॉस्ट होती है। इसको आसान तरीके से इस तरह समझें कि हमने किसी कंपनी ने एक कार ख़रीदनी है, तो कार की कीमत से 20 लाख है, तो 20 लाख तो उसने पे कर दिया। तो अब कंपनी ये नहीं कह सकती कि यह कार 20 लाख की है, क्योंकि उस कार ने जब तक चलना है तो उसकी जो वियर एंड टियर होनी है, उसके टायर चेंज होने हैं, उसकी रिपेयरिंग होनी है, उसकी ऑयल, फ्यूल और इस तरह की चीज़ें लगनी हैं, जो एक्चुअल उसमें पेट्रोल कंज्यूम होना है उसके चलने के ऊपर वो, और जो भी कुछ उसके ऊपर उस कार के ख़त्म होने तक, यानी कि उसकी लाइफ ख़त्म होने तक या उसके सेल होने तक जितनी कॉस्ट उसके ऊपर आनी है वो सब उसकी टोटल लाइफ कॉस्ट में काउंट होगी। कि 20 लाख की गाड़ी आई थी और अब फ़र्ज़ कर लें कि वो 20 लाख की गाड़ी जो है कि ये 20 लाख की गाड़ी आई है और इसकी लाइफ हम रख लेते हैं 5 ईयर, कि 5 साल तक हमने इसको चलाना है। 5 साल में उसके ऊपर आप समझें कि 5 लाख का पेट्रोल खर्च हुआ और 5 साल में उसके ऊपर 1 लाख के टायर यूज़ हुए हैं, टायर 2 दफ़ा चेंज हुए हैं। 5 साल में उसके ऊपर 1 लाख का ऑयल फिल्टर ये वो चेंज हुआ है। 5 साल में उस पर 1 लाख का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के डिफरेंट एक्सपेंस आए हैं। 5 साल में और क्या चेंज हो सकता है उसका, कुछ भी पोशिश चेंज हो सकती है, कुछ और चीज़ें 50,000 और ऐड कर लेते हैं। तो 1 2 3 5 8 50 8.5 और ये कार आपको पड़ी 28,50,000 की। तो 28,50,000 जो है उसकी टोटल लाइफ कॉस्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी 20 लाख की कार थी और 5 साल चली। एक्चुअली
28,50,000 की कार थी, 5 साल चली। तो 5 साल को अगर आप इसको 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपको पर ईयर उसकी कॉस्ट निकल आएगी और पर डे भी निकल आएगी। इसी तरह फर्दर 365 पे पर ईयर को डिवाइड करेंगे तो पर डे आपको यानी कि कंपनी को वो कार कितने में पड़ी ये कॉस्ट निकल आएगी, और जो टोटल लाइफ कॉस्ट होगी उस कार की जिसने 5 साल तक इस्तेमाल हुई वो 28,50,000 है। तो ये है टोटल लाइफ कॉस्ट। इस तरह से आप प्रोक्योरमेंट में जितनी भी चीज़ें प्रोक्योर कर रहे होते हैं उनकी टोटल लाइफ कॉस्ट को देख सकते हैं। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है, कोई इक्विपमेंट आता है, कोई प्लांट मशीनरी आता है, तो उसके साथ मैन्युफैक्चरर आपको बताता है कि जी इसको इतने अरसे के बाद आपने सर्विस करवाना है, इतने अरसे के बाद इसके ये स्पेयर पार्ट्स चेंज करने हैं, और ये आपको डेली इतनी प्रोडक्शन देगी मशीन और एनुअली इतनी प्रोडक्शन देगी, और इसकी लाइफ 10 साल है। 10 साल के बाद नई मशीन ख़रीद लें। तो अब जब आपने उसकी मशीन की टोटल कीमत जो है वो, और 10 साल तक उसने चलना है, तो 10 साल में जो मैन्युफैक्चरर ने बताया कि जी इसको 6 माह के बाद सर्विस की ज़रूरत है, इसका मतलब कि उसको 20 सर्विस की ज़रूरत है। अगर एक सर्विस 2 लाख रुपए लेती है तो इसका मतलब इतने लाख 10 साल में सर्विस के ऊपर लगेगा। इतने पार्ट्स इतने अरसे बाद चेंज होने हैं, तो 10 साल लाइफ है, तो इसका मतलब कि 10 साल में इतने पार्ट्स चेंज होंगे जिनकी ये कॉस्ट है। और ये सारे जब एक्सपेंस आप उसके ऊपर डालेंगे कि मशीन की कॉस्ट है, ये स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट है, सर्विस की कॉस्ट है, कुछ और मेंटेनेंस की कॉस्ट है, तो ये टोटल कॉस्ट जो है इतनी बन गई। तो जो टोटल कॉस्ट होगी उसको आप उसकी पर डे जो प्रोडक्शन है उस पर डिवाइड करके 10 साल में जो प्रोडक्शन है और जो 10 साल की टोटल कॉस्ट है, तो इस तरह से आपकी जो वो पर आइटम कॉस्ट है वो निकल आएगी, और ये भी समझ आ जाएगी कि टोटल मशीन के ऊपर 10 साल में कितना खर्चा होगा। तो ये टोटल लाइफ कॉस्ट है। टोटल लाइफ कॉस्ट को फिर बोल देता हूँ, द टोटल अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट विल कॉस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट इट्स लाइफ। किसी आइटम की वो सारी कीमत जो उसकी पूरी लाइफ में खर्च होनी है वो उसकी टोटल लाइफ कॉस्ट है। और नेक्स्ट टर्म है बेंचमार्क। बेंचमार्क को डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कंपेयर एन एलिमेंट ऑफ वन बिजनेस सच एज प्राइस, क्वालिटी और सर्विस अगेंस्ट अनदर। कंपेयर एन एलिमेंट ऑफ वन बिजनेस सच एज प्राइस, क्वालिटी और सर्विस अगेंस्ट अनदर। पहले देख लें कि बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क से मुराद है कि आपने पहले से कुछ डिसाइड कर लिया कि ये जो है ये एक राइट थिंग है, और अब हमने इस तरह की जितनी राइट थिंग बनानी है वो इसके मुताबिक होनी चाहिए। किसी भी कंपनी में जो प्रोक्योरमेंट में वो जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो डिफरेंट टाइप के जो कॉटन होते हैं, प्रोडक्ट के ब्रोशर होते हैं, इवन लेबल होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर लगे, तो उन्होंने बेंचमार्क के लिए एक सैंपल रखा होता है कि जो असल अप्रूव्ड सैंपल है वो ये है, और अब जो प्रोडक्शन बन के आएगी वेंडर से, सप्लायर से, वो इसके मुताबिक होनी चाहिए। कोई कलर वेरिएशन ना हो, कोई वर्ड ऊपर नीचे ना हो, किसी भी किस्म की वेरिएशन ना हो। जो भी प्रोडक्शन आएगी वो इस बेंचमार्क यानी कि जो सैंपल अप्रूव्ड है उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो बेंचमार्क से मुराद है वो अप्रूव्ड सैंपल जो आपने रिटेन किया हुआ है कि जब भी अगली प्रोडक्शन आएगी हम इससे मैच करेंगे। इसी तरह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग होते हैं उनके पास जैसे केमिकल या डिफरेंट जो रॉ मटेरियल होते हैं उनकी बेंचमार्किंग के लिए एक फार्माकोपिया होता है। दुनिया में 2 फार्माकोपिया चल रहे हैं, एक ब्रिटिश फार्माकोपिया है, एक यूएस फार्माकोपिया है, और दोनों फार्माकोपिया को वो कंसल्ट करते हैं। जैसे ही उनके पास कोई रॉ मटेरियल इन होता है तो वो उसकी क्वालिटी उस फार्माकोपिया में जो स्टैंडर्ड मेंशन होता है, यानी जो बेंचमार्क दिया होता है कि ये रॉ मटेरियल इस स्टैंडर्ड के ऊपर उतरना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल उसको आप देख सकते हैं कि इसका टेस्ट इस तरह का होना चाहिए, इसकी स्मेल इस तरह की होनी चाहिए, इसका वेट जो है इतना होना चाहिए। तो ये बेंचमार्क है, और ये उस फार्माकोपिया में लिखा होगा, या जो अप्रूव्ड सैंपल आपने रखा हुआ ये वहाँ पे डिफ़ाइन होगा। तो जब भी आपके रॉ मटेरियल या डिफरेंट चीज़ें जो भी आपके इन हो रही हैं
तो उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, तो वो उसी बेंचमार्क जो आपने बनाया होता है, यानी कि अप्रूव्ड सैंपल जो रखा होता है उससे उसको टैली किया जाता है। अगर वो दोनों मैच हों तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज़ जो सप्लाई होती है उसको रिजेक्ट करके सप्लायर को वापस कर दिया जाता है। तो बेंचमार्क से मुराद है कंपेयर एन एलिमेंट ऑफ वन बिजनेस सच एज प्राइस, क्वालिटी और सर्विस अगेंस्ट अनदर। तो अब यहाँ पे हम चूँकि प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी जो प्राइस है, क्वालिटी है और सर्विसेज है, उसके लिए आपने कुछ बेंचमार्क बनाए होंगे कि आपने जो बेंचमार्क बनाया हुआ है कि ये जो आइटम है इसकी इतनी प्राइस है। ये अगर आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो जानते होंगे कि प्रोक्योरमेंट वाले एक हिस्ट्री मेंटेन करते हैं प्राइसेस की, कि उसमें ये या अभी तो चूँकि कंप्यूटराइज सारी मैनेजमेंट चल रही होती है, तो जैसे ही आप कोई प्राइस एंटर करते हैं तो पीछे जो हिस्ट्री उसकी कंप्यूटर में चल रही होती है वहाँ से आपको पता चल जाता है कि प्राइस इससे कितनी हायर है या लोअर है। तो जो ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री में प्राइसेस अवेलेबल हैं वो आपके बेंचमार्क है, जिससे आप कंपेयर कर लेते हैं कि जो करंट प्राइस है वो मेरी लास्ट जो बाइंग थी या इस आइटम की जो हिस्ट्री चल रही है बाइंग की, उसमें ये कितना फ्लक्चुएट हो रही है, और अभी जो अगर इसमें फ्लक्चुएशन है तो वो क्यों कम या ज़्यादा हो रही है, ये तो पहले कभी इतनी फ्लक्चुएट हुई नहीं थी। तो ये जो बेंचमार्क है ये हिस्ट्री भी आपकी हो सकती है, ये बेंचमार्क आपका अप्रूव्ड सैंपल भी हो सकता है, और प्रोक्योरमेंट से मुराद है कि आपकी जो प्राइस है, क्वालिटी है या सर्विसेज जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए जो आपने बेंचमार्क बनाया हुआ, तो आप उससे उसको ज़रूर कंपेयर कर लें। ये रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंदर डेफिनेशन है। और नेक्स्ट डेफिनेशन है एसेट्स। एसेट्स से मुराद है हर वो चीज़ जो सेल हो सके, जिसकी आप कुछ कीमत ले सकें, जिसको सेल करके आप कुछ कमा सकें, तो वो एसेट होगा। अब किसी भी कंपनी के पास एसेट क्या होते हैं, उसकी बिल्डिंग एसेट है, उसका प्लांट मशीनरी एसेट है, उसकी रॉ मटेरियल एसेट है, इन्वेंट्री सबसे बड़ा एसेट होता है और ह्यूज एसेट होता है क्योंकि उसके ऊपर एक हैवी इन्वेस्टमेंट हुई होती है, तो आपकी इन्वेंट्री एसेट है, आपकी गाड़ियाँ एसेट हैं। तो हर वो चीज़ कंपनी की जो सेल करके वो पैसे कमा सकें वो एसेट है। ऐसे ही आपकी फिनिश गुड भी एसेट्स हैं। और इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में जो लिखी हुई है वो बोल देता हूँ, द वैल्यू फॉर एवरीथिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ओन, के वो वैल्यू जो आप ले सकें हर उस चीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी है, कि किसी कंपनी में जो कुछ भी पड़ा है जिसको सेल कर सकें या जिससे कुछ आप कीमत ले सकें वो आपका एसेट है। अच्छा, आगे नेक्स्ट टर्म है इनविटेशन टू टेंडर। अच्छा, इनविटेशन टू टेंडर इसको ITT कहते हैं, लेकिन ITT के अलावा 2-3 और टर्म भी यूज़ होती हैं, जैसे RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और RFI रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट। बेसिकली इनविटेशन टू टेंडर और RFI रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट ये दोनों एक ही टर्म है। तो मैं इन तीनों को आपको बता देता हूँ कि रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट या इनविटेशन टू टेंडर, इसका मतलब है कि आप हमें ये जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए टेंडर करते हैं या वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं, तो उस वक्त इस तरह की जो रिक्वेस्ट है वो फ्लोट की जाती है, एडवर्टाइज़ की जाती है न्यूज़पेपर में, और ताकि लोग जो इंटरेस्टेड हों वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो इनविटेशन टू टेंडर या रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि वो लोग जो हम चाहते हैं, जैसे कि हम एक प्लांट एंड मशीनरी प्रोक्योर करना चाहते हैं या हम कुछ रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो वो लोग जिनका इंटरेस्ट हो इसमें वो हमसे कांटेक्ट करें, यानी वो अपने इंटरेस्ट को शो करें। यानी यहाँ पे हम कोई प्राइस नहीं कॉल कर रहे कि जी आप अपनी प्राइसेस दें या आप अपनी प्रपोजल दें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो लोग हमें ये चाहिए, और वो लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं इसको सप्लाई करने में वो अपना नाम पता या अपना वेयर अबाउट या अपना इंट्रोडक्शन हमें करवाएं, तो हम फिर आगे उसके चलें। इससे ये होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बिल्डिंग बनानी है नए प्लांट के लिए, तो हम
रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट या इनविटेशन टू टेंडर, ITT या RFI, ये हम एक एडवर्टाइज़ करेंगे अखबार में कि हमें रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट है, RFI है ये, तो वो लोग जो हमें एक बिल्डिंग बनानी है, वो लोग जो बिल्डिंग बनाने में माहिर हैं, जिनका एक्सपीरियंस है और मार्केट में रिप्यूट है, वो लोग हमसे कांटेक्ट करें। यानी कि वो जस्ट अपना नाम, पता, एड्रेस, वेयर अबाउट, कौन है, क्या सटना था, वो सिर्फ हमें अपने इंटरेस्ट बता दें कि जी हम इंटरेस्टेड हैं। तो उससे फिर ये होता है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि जी इस एरिया में टोटल इतने लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल, RFP। प्रपोज़ल से मुराद है कि जी हमें ये चाहिए, हमने ये बनाना है या हमने ये ख़रीदना है, तो वो लोग जो इसमें प्रपोज़ल दे सकते हैं वो हमें कुछ प्रपोज़ल दे दें। अब ये कोटेशन नहीं है, ये जस्ट एक प्रपोज़ल है। जैसे हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी कीमत से 2 करोड़ है, तो हमें ये देखना है कि जी हमें आपकी प्रपोज़ल चाहिए कि आप क्या प्रपोज़ल देते हैं, तो आप अपनी प्रपोज़ल दें। तो वो देंगे कि जी ये कोई आपको पड़ेगा, कोई 2.25 करोड़ रुपए का पड़ेगा और इस तरह से होगा। एक बंदा कहेगा जी कोई 1.5 करोड़ रुपए के आसपास पड़ सकता है, लेकिन फाइनल कोटेशन हम फिर आपसे मीटिंग के बाद देंगे। तो प्रपोज़ल से रिक्वेस्ट फॉर RFP